सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर लगभग आ चुकी हैं। प्रशांत जी का चुनावी ढोल है शिक्षा और पलायन। तेजस्वी जी की ढपली है वोट चोरी और बेरोजगारी। नीतीश जी की चुनावी बांसुरी है विकास की विरासत। और एक मुद्दा जो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वाहा कर दिया है वो है किसान का। कौन है किसान? आजादी के बाद से लेकर आज तक विकास की दौड़ में समाज का जो हिस्सा सबसे पीछे छूट गया वो है किसान। शहरों में हमारी थाली महंगी ना हो जाए इसलिए जिसने अपना पेट काटकर हमें खाना खिलाया वो है किसान। नेता लोग तो किसानों को अन्नदाता कहते हैं लेकिन हकीकत में हर साल हजारों की तादाद में जो कर्ज के बोझ से लदकर आत्महत्या करने को मजबूर होता है वो है किसान। राष्ट्र की इकोनॉमी की रीढ़ संभालते संभालते जिसकी खुद की कमर टूट गई वो है किसान। तो आइए साथियों किसान की समस्याओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और पिक्चर शुरू करते हैं। 2016 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के 17 राज्यों में किसान की औसत वार्षिक आय लगभग 20,000 रुपए प्रति वर्ष थी, यानी लगभग 1,700 रुपए प्रति माह से भी कम। इसका कारण टटोलते हुए हमें यह मालूम होना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में फसलों के दाम में मात्र नाम मात्र की वृद्धि हुई है। शहरों की महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए दशकों से लगभग सभी कृषि उपज के दाम दबा कर रखे गए, क्योंकि महंगाई बढ़ जाने से तब की सरकारें गिर जाया करती थी। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि खेती आज लाभ का सौदा नहीं रह गया दोस्तों। पर ऐसा किया क्यों गया? जब हम इस बदहाली के जड़ में जाते हैं तो पाते हैं कि 1970s के दशक में देश विदेश के महान अर्थशास्त्रियों द्वारा यह समझा दिया गया कि आर्थिक सुधारों के लिए 2 शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त है सस्ता उत्पाद, यानी सस्ता बुनियादी रॉ मटेरियल। जैसे कपड़े के लिए जरूरी है कपास। कहां से आएगा ये कपास? कहां से आएगा ये सस्ता माल? खेतों से आएगा। इसीलिए इन उत्पादों को सस्ता बनाए रखने के लिए किसानों के हक जान बूझ के मारे गए। दूसरी शर्त है सस्ते मजदूरों की जरूरत। अब यहीं से ग्रामीण किसानों की शहरी मजदूर में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है जो आज तक जारी है। इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से खेती और किसानी को बर्बाद करने की पटकथा लिखी गई। मैं उन लफ्फाजी नारों में नहीं पड़ना चाहता कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की आय बढ़ाएंगे, सम्मान दिलाएंगे। भारत के मशहूर कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा जी ने खेती से होने वाली आमदनी को समझाने के लिए कहा है कि 1970 में गेहूं का दाम लगभग 76 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2015 में बढ़कर केवल 1450 रुपए तक पहुंच पाया, यानी करीब 19 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन देखते हैं कि इसी अवधि में दूसरे क्षेत्रों में आमदनी कहां से कहां पहुंच गई। इन 45 सालों में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 120 से 150 गुना तक की वृद्धि हुई और इसी दौरान विद्यालय के शिक्षकों का वेतन तो 280 से 320 गुना तक बढ़ गया और सरकार प्राइवेट सेक्टर का तो कहना ही क्या। फर्क साफ है, जिनके हाथों में नीतियां थी उनकी आमदनी बढ़ती गई, मगर जो अन्न पैदा करता रहा उसकी फसल के दाम नहीं बढ़ सके। दुर्भाग्य यह है कि किसानों पर किए जाने वाले खर्च को सरकार अक्सर बोझ की तरह दिखाती है। जब किसानों के लिए कोई भी छोटी सी राहत की घोषणा होती है तो शहरी जनता के बीच ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मानो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही। कभी आपने सुना है किसानों को स्वास्थ्य भत्ता मिलते हुए, मकान का भत्ता मिलते हुए, यात्रा भत्ता मिलते हुए या शिक्षा भत्ता मिलता हो? नहीं, जबकि हम जानते हैं कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में नौकरी के साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं। इनमें से एक भी सुविधाएं किसान को आज तक नहीं मिल सकी। अरे जिस तरह तेल निकालने के लिए मशीन में सरसों के दाने पेर दिए जाते हैं ना, उसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था के चक्के को चलाने में किसानों को पेर दिया गया है। इतिहास गवाह है, एक समय ऐसा भी था
जब किसानों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे, लेकिन किसानों के दुर्भाग्य की रेखा इतनी गहरी है कि वोट बैंक की राजनीति ने उसे जातियों में बांट दिया। कहीं कुर्मी किसान, कहीं यादव किसान, कहीं भूमिहार किसान, कहीं कोयरी, तक कहीं हरिजन किसान। जबकि सच्चाई यह है कि किसान की वास्तव में सिर्फ 4 जातियां होती हैं। पहला भूमिहीन किसान, दूसरा मजदूर किसान, तीसरा कर्जदार किसान और चौथा भगवान माफ करे आत्महत्या करने वाला मजबूर किसान। आज यहां चर्चा किसी एक दल और राजनीति की नहीं हो रही। हम बीती गलतियों पर रोने के लिए यहां बैठे नहीं हैं और ना ही किसान की बर्बादी का ठीकरा किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक समय काल पर फोड़ेंगे, बल्कि वर्तमान बिहार सरकार की कृषि नीतियों का उल्लेख और प्रशंसा करना चाहूंगा। जल जीवन हरियाली नीति को लाकर नीतीश सरकार ने हाल के वर्षों में किसानों की बेहतरी के लिए कुछ कमाल तो किया ही है। 2018 में राज्य फसल सहायता योजना लाई गई। इसके तहत प्राकृतिक आपदा में यदि किसान की फसल नष्ट होती है तो प्रति हेक्टेयर 7,500 से लेकर 10,000 तक का मुआवजा सीधे किसान के खाते में दिया जाता है। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी ऐसी बीमा योजना लागू की है। 2020 में मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना लाई गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोवेस्टर जैसे महंगे कृषि यंत्र किराए पर दिए जाने लगे। मुख्यमंत्री निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि को खास प्राथमिकता दी गई है। आरा में एक नया कृषि कॉलेज तथा राज्य भर में 62 नए कृषि भवन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां किसानों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिल सकेंगी। और जी हां, प्रति माह 125 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त करके किसानों की बिजली की चिंता दूर करने की कोशिश भी की गई है और खेतों में सिंचाई का खर्च काफी कम हो गया है। एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी भी की गई है। उदाहरण के तौर पर धान का एमएसपी पिछले साल 2,183 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इस साल 2,300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लेकिन सरकार की ये पहले और स्कीमें काफी हैं। बिहार के किसानों की हालत को देखकर लगता है कि शायद नहीं। सच्चाई ये है कि पहले किसानों को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया गया और अब राजनीतिक तौर पर भी देश के इस सबसे बड़े वर्ग का अस्तित्व खतरे में डाल दिया गया है। ध्यान रहे कि एक बार अगर किसान के तौर पर आपकी राजनीतिक पहचान मिट गई तो याद रखिएगा, आज तो आर्थिक स्वतंत्रता छीनी गई है, कल जमीन भी छीन ली जाएगी। बिहार की लगभग 75% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। बिहार की लगभग 75% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। इसकी संख्या इतनी है कि चाहे तो बिहार विधानसभा हो या दिल्ली की संसद 2/3 बहुमत से सरकार अकेले खुद बना दे। लेकिन विडंबना तो देखिए, आज किसान की हैसियत इतनी कमजोर कर दी गई है कि कोई राजनीतिक दल उसे अपने चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा तक मानने को तैयार नहीं। बिहार के चुनावी सभाओं में हमने शिक्षा, रोजगार, पलायन, उद्योग, सड़क, एयरपोर्ट जैसे अनेक मुद्दे सुने, लेकिन अभी तक किसान से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब है। जी हाँ, तेजस्वी यादव जी वोट चोरी यात्रा में बिजी बाड़े। प्रशांत किशोर जी को नायक सिनेमा का अनिल कपूर बनना है और नहीं तो कम से कम अरविंद केजरीवाल तो जरूर बनना है। हमारा मकसद सिर्फ बिहार के चुनावी माहौल में नाराजगी जताना नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास है कि खेती किसानी के मुद्दे को बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में लाया जा सके। हम सभी बिहार वासियों को बिहार की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से ये मांग करनी चाहिए कि वो जनता को साफ साफ बताएं और विस्तार से समझाएं कि अगले 5 वर्षों में किसानों के हित में वो क्या नीतियां लाएंगे और उन्हें लागू करने का रोड मैप क्या होगा। प्रशांत किशोर जी, आपसे विशेष आग्रह है कि बिहार की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। बिहार के मुद्दों के साथ कबड्डी नहीं खेलें, हुतुतु करते हुए गए अब मुद्दे को छुए अब भाग आए। उदाहरण के तौर पे ये जो आधा इंच भौं चढ़ाकर हर भाषण में जो आपने कहा है कि पलायन रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, तब मंत्रालय बना के। जबकि हे देवों के देव प्रशांत देव, आप भली भांति जानते हैं कि गांव से शहरों की ओर पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कृषि को लाभप्रद, लाभदायक
व्यवसाय नहीं बनाया जाता। यह मुद्दा जितना जटिल है उतना ही अहम भी है। कल्पनाओं के हवाई जहाज में पायलट बनकर बिहार वासियों को उड़ाने की जगह कृषि को लाभप्रद बनाने का अपना रोड मैप बताइए। बताइए कि क्या कीजिएगा। जनता को वास्तविक समाधान चाहिए, आगे का विजन चाहिए चचा, खोखले वादे नहीं चाहिए। साथियों, एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का आह्वान करके भारत में हरित क्रांति की नींव रखी। नतीजा यह हुआ कि जो भारत कभी अमेरिका से PL 480 योजना के तहत हाथ फैलाकर गेहूं मांगा करता था, वो देखते ही देखते अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लिया। और किसान का बेटा होने के नाते गर्व से कह सकता हूं कि आज भारत दूध, चाय और मसाले के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ने के उत्पादन में जी दूसरे स्थान पर। एक हरित क्रांति ने न सिर्फ हमें खाद्य सुरक्षा दी, बल्कि अगले 40 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन के देश को संभाले रखा, तब तक जब तक कंप्यूटर युग ना आ गया। भारत की करीब 70% आबादी की रोजी रोटी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती किसानी पर टिकी हुई है। आपको जो विकास करना है करो, उद्योग लगाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लोगों को AI सिखाओ, अरे चाहे तो जियो का टावर लगाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान किसानों के ऊपर भी दे दो। 70% बहुत बड़ी आबादी होती है साहब। इसका वर्तमान अगर ठीक नहीं किया गया तो देश का भविष्य कभी उन्नत नहीं हो पाएगा। बिहार की मिट्टी मां गंगा की कृपा से दुनिया की सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। आने वाली सरकार को कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का बीड़ा उठाकर युगांतरी बदलाव लाना होगा। सरकार के नेताओं और अधिकारियों के पास कृषि के विकास के लिए न ज्ञान की कमी है, न योजना की कमी है, तो सिर्फ एक वैचारिक इच्छा शक्ति की, जो उद्योग धंधों की तरफ तो दिखाई देता है पर खेती किसानी के लिए नहीं। अब वक्त आ गया है कि कृषि को उद्योग की तरह समझा जाए और सरकार वैसा ही निवेश खेती में भी करे जैसा राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डों पे करती है। हमें कृषि क्षेत्र में निजी निवेश से भी परहेज नहीं होना चाहिए, बशर्ते निजी कंपनियों को किसानों की जमीन या किस्मत का मालिक नहीं बना दिया जाए। भैया, सिर्फ मोबाइल ही नेक्स्ट जनरेशन का नहीं लेना है, कृषि की योजनाएं भी नेक्स्ट जनरेशन जैसी ही बननी चाहिए। मसलन अब किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, बल्कि अगर उसकी आय बढ़ानी है तो कृषि आधारित उद्योगों का मालिक भी किसान को ही बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की FMCG कंपनियों के निवेश के भरोसे न बैठी रहे, बल्कि सरकार को चाहिए कि किसानों को मिलाकर कोऑपरेटिव्स बनाए और उन्हीं कोऑपरेटिव से विकास की नींव रखे। इसके लिए खेत से लेकर बाजार और निर्यात बंदरगाह तक एक मजबूत श्रृंखला, यानी कि एक मजबूत चेन विकसित करनी होगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सभी को शामिल करना होगा। व्यवस्था ऐसी बनानी होगी कि मुजफ्फरपुर का लीची लंदन भेजा जाए, जहानाबाद की तरकारी जोहानिसबर्ग में खाई जाए और मेरे गांव अमैन का भंटा अमेरिका पहुंच जाए। किसानों को ट्रेनिंग देनी होगी, दुनिया की सारी कृषि आधारित टेक्नोलॉजी की जानकारी एवं सस्ता लोन देना होगा। किसान की मजबूरी की खूबसूरती देखिए साहब, वही किसान जिसके कच्चे घर की छत बरसात में टपकती है, फिर भी वो आसमान देखकर बारिश की दुआ मांगता है। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी ने एक बार कहा था, वही किसान है जिसके खेतों में फसलों की जगह भूख उगी है, और जब जब उसके खेतों में भूख उगी है ना, तब तक उसे शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ी है। सोचिए कि जो रास्ता गांव के अभिमान से शहर की गुलामी की ओर ले जाता है, वही रास्ता शहर की तरक्की से कभी गांव की ओर नहीं आता। साथियों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ बिहार विधानसभा 2025 का इलेक्शन 5 साल में एक बार आने वाला मौका है। बिहार की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से किसान ये अपील करते हैं कि ये कृषि के मुद्दे राजनीति के केंद्र में आए और बिहार में कोने कोने में किसान संवाद का आयोजन किया जाए, ताकि किसान और किसानी चर्चा का मुख्य केंद्र बन सके। बिहार में सभी किसान भाइयों और बहनों को एक स्वर में मुखर होकर यह बात अपनी नेताओं को बतानी होगी कि इस इलेक्शन में 2025 के विधानसभा इलेक्शन में वोट उसी को जो किसान के लिए सही। बिहार इलेक्शन की सारी जरूरी मुद्दों को जानने के लिए और गंभीरता पूर्वक समझने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।